हेलो दोस्तों। तो कल की वीडियो में हमने कुनिंद वंश को देखा था और उसको हमने पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे शक को। शक के साथ साथ हम यहाँ पे कुषाण को भी देखेंगे, फिर वर्धन वंश को, और आज हम इन तीनों को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे इनका डेटा है बुक में, तो इससे ज़्यादा आता नहीं है। लेकिन ये हौच पौच बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक साथ तीनों चीज़ें आ जाती हैं, पर फिर भी मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है इसलिए आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कुनिंद थे तो कुनिंदों के एंड में क्या होता है ना, शक का शासन उत्तराखंड में होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या, जो कुनिंदों का सबसे मतलब शक्तिशाली शासक था अमोघबूति, ठीक है ना, तो वो मैदानी भाग में था और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो शक क्या करते हैं, मैदानी भाग में अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी रेस्ट ऑफ कुनिंद थे वो पर्वतों में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो कुनिंद जो है रेस्ट ऑफ, जब ये मैदानी भागों में मतलब ये मर चुका था तो शक यहाँ पे आ गए और फिर इन्हीं के बाद कुषाण भी आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो कुनिंद थे वो पर्वतों में थे, तो चाहे शक का अधिकार हो तब भी वो पर्वतों में रहे और चाहे कुषाण का अधिकार हो तब भी वो पर्वतों में रहे। ठीक है, यहाँ तक कि जो वर्धन वंश होता है ना, तो वो भी जब खत्म हो जाता है उस टाइम पे भी कुनिंद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं पर्वतों में। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा आगे देखिए। जो कुषाण थे, कुषाण कालीन भी हमको कुछ मुद्राएं मिली हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली तीन जो प्लेस ऐसे हैं जहाँ से कुषाण कालीन मुद्राएं मिली थी। एक है ऋषिकेश, दूसरा कोटद्वार और तीसरा काशीपुर। तो जो ऋषिकेश है उसको जो है कुषाण कालीन मुद्राओं में वीरभद्र कहा गया है। ठीक है, कोटद्वार को मोरध्वज और काशीपुर को गोविशाण। अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा, बिल्कुल यही सवाल आएगा कि जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं वो किन स्थानों से मिले हैं। तो अगर आपको ये नाम याद रहेंगे तब तो इजी पड़ जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे वीरभद्र, मोरध्वज, गोविशाण आए तो शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है। या मे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि कुषाणकालीन मुद्राओं में वीरभद्र किसे कहा गया, या कुषाणकालीन मुद्राओं में मोरध्वज, गोविशाण किसे कहा गया। ठीक है, सवाल ऐसे ही आएंगे आपके पास। ठीक, आगे देखिए। जो गोविशाण से सिक्कों की खोज हुई थी यानी कि काशीपुर से, तिनकी खोज की थी केपी नौटियाल ने, और कब की थी, 1960 में। सेम क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल सा, कि गोविशाण से सिक्कों की खोज किसने की, या केपी नौटियाल ने गोविशाण से या काशीपुर से सिक्कों की खोज कब की थी, तो 1960 में। ठीक है, आगे देखिए। जो कुषाणों का शक्तिशाली राजा था वो कौन था, उसका नाम था देखो कनिष्क। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, जो पेशावर में है पाकिस्तान के। ठीक है, कभी कभी ये सवाल भी आता है कि कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, कनिष्क था। ठीक है, आगे देखिए। कुषाणों की जो मुद्राएं थी उनमें शिव और नंदी का चित्र देखने को मिलता है। कुषाणों का दमन यानी कि कुषाणों को किसने हराया था, यौदेय शासकों ने। ठीक है, और ये यौदेय शासक भी कहाँ आए थे, मैदानी भाग में। लेकिन याद रखना कि पर्वतों में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, कुनिंद ही एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल सिंपल सा आएगा कि कुषाणों का दमन किसके द्वारा किया गया था, यौदेय शासकों के द्वारा। इनके बारे में ना ज्यादा डिटेल नहीं है और इतना ही पूछा जाता है जो वन लाइनर फैक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, यौदेय शासकों की जो मुद्राएं थी वो कहाँ से मिली थी, तो एक जौनसार भाबर क्षेत्र जो देहरादून वहां से। ठीक है, काला डांडा ये पौड़ी में पड़ता है आपका, लेंसडाउन को बोला जाता था। ठीक है, तो लेंसडाउन से मिली थी। ठीक, एक जो आपका बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका है, ठीक है, जो शील वर्मन की यज्ञ वेदिका है, ये आपका देहरादून में है, जगत ग्राम में। ठीक है, इसी बीच जो है ना, हमको जब ये कुषाणों के बारे में, यौदेय शासकों के बारे में हम जानते हैं तो मित्र राजवंश का जिक्र भी आता है। ठीक है, अब ये मित्र राजवंश का संबंध एक्चुअली ना काशीपुर से होता है, और यहाँ पे दो राजाओं के नाम आते हैं, एक मात्र मित्र होता है और एक पृथ्वी पृथ्वी मित्र होता है, तो इनको मित्रवंश कहा जाता है। ठीक है, मित्रवंश से संबंधित थे ये, कभी शायद इनके बारे में पूछ लिया जाए। अब आते हैं करतरपुर राज्य। ठीक है, यानी कि यौदेय शासकों के बाद करतरपुर राज्य आ गया। लेकिन ये करतरपुर राज्य ना कुनिंदों ने ही स्थापित किया था, क्योंकि कुनिंद कहाँ थे, पर्वतों में एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जो करतरपुर राज्य है ना, इसको कहा जाता था कि गुप्त साम्राज्य की सीमा थी। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है 300 ईस्वी से क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य आना शुरू हो जाता है। और मैंने आपसे कहा भी था कि जो ये कुनिंद राजवंश है सबसे लंबा राजवंश होता है। ठीक है ना, में लिखा गया था प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, जो समुद्रगुप्त है उसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। ये सवाल भी आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है,
कीर्तिपुर को पराजित किसने किया था? तो नागवंश ने इनको पराजित किया था। फिर नागवंश को किसने पराजित किया था? तो कन्नौज के मौखरियों ने, यानी कि मौखरी वंशजों ने इनको क्या किया था? पराजित किया था। जो मौखरी थे उनमें अंतिम मौखरी राजा कौन था? उसके बारे में कई बार पूछा जाता है। उसका नाम था ग्रहवर्मा। ठीक है, ओके। आगे देखिए, जब ये ग्रहवर्मा होता है, जो अंतिम मौखरी राजा होता है ना, तो इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी हर्षवर्धन ने। और जब ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है तो हर्षवर्धन क्या होता है? वर्धन वंश की नींव यहाँ पे डाल देता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने कितना कुछ कवर कर लिया। एक बार इसको अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, कुनिंद जो है देखो साइड में एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, पर्वतों में चल ही रहे हैं, जब तक करतरपुर राज्य के बारे में जिक्र ना आ जाए। ठीक है, और उसके बाद भी वो चलते रहते हैं जब तक मौर्य साम्राज्य का मतलब क्या होता है कि मौर्य साम्राज्य आना शुरू हो जाता है 300 ईस्वी से। ठीक है, लेकिन इस बीच देखो क्या क्या परिवर्तन आए मैदानी क्षेत्रों में। जो अमोघ भूति था कुनिंद, ठीक है, तो शक आए, शक के बाद कुषाण आए। ठीक है, अब कुषाण के बाद यौदेय शासक आए। ठीक, यौदेय के बाद कौन आए? तुम्हारा मित्र राजवंश आया। फिर मित्र के बाद कौन आ गया? तुम्हारा करतरपुर आ गया। ठीक है, और फिर करतरपुर के बाद कौन आ गया? नागवंश। और नागवंश के बाद तुम्हारा सीधे मौखरी, कन्नौज के मौखरी, और मौखरी के बाद आ गया तुम्हारा वर्धन वंश। तो 3 से 4 ये जो तुम्हारे अलग अलग वंश यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके बारे में बहुत कम डेटा, इसलिए वैसे ऐसे ही वन लाइनर फैक्ट में आपको देखने को मिलेंगे हर बार। ठीक, चलिए आगे देखिए। जो हर्षवर्धन था, ठीक है, तो इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था बाणभट्ट, और उसने किसकी रचना की थी? हर्षचरित की रचना की थी। कभी कभी पूछा जाता है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, या बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय जो है ना हवेनसांग उत्तराखंड आता है। ठीक है, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इसका एक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, अभी बता देता हूँ। इसका एक यात्रा वृत्तांत भी है हवेनसांग का, CU की नाम से है। ठीक है, CU की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो हवेनसांग है, जब ये उत्तराखंड आता है ना, तो ये उत्तराखंड को ब्रह्मपुर बोलता है पोलीहिमोपुलो। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोलीहिमोपुलो। इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड को बोलता है बेसिकली, मतलब उत्तराखंड को ब्रह्मपुर बताता है और उसको पोलीहिमोपुलो बोलता है। हवेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था? मोयुलो कहा था। ठीक है, और हवेनसांग ने गंगा को क्या कहा था? तो महाभद्रा कहा था। ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। उत्तराखंड को क्या कहा, हरिद्वार को क्या कहा, और गंगा को क्या कहा। याद रखना, गंगा महाभद्रा, हरिद्वार मोयुलो, और उत्तराखंड को पोलीहिमोपुलो। ठीक, अब जब ये हरिद्वार आया था तो कब आया था? कोई टाइम तो हो गई। तो 634 में ये हरिद्वार आया था, और काशीपुर कब आया था? 636 ईस्वी में ये काशीपुर आया था। देखो, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है ना, तो इसके बाद जो है यहाँ पे पौरव वंश आता है। ठीक है, अब पौरव के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी डिटेल है। क्योंकि जो ये हर्षवर्धन होता है ना, वर्धन वंश, ये 3 साम्राज्यों में टूट जाता है। एक तुम्हारा ब्रह्मपुर हो जाता है, एक तुम्हारा शत्रुघ्न हो जाता है, और एक तुम्हारा जो है गोविषाण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें। तो जो तुम्हारा ब्रह्मपुर है ना, वहां से तुम्हारा जो है पौरव वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए।